नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट, और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सिटीजनशिप पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने पहले ही इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो अपलोड कर दी है और उसी में हमने बताया कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल। पार्ट 22 भाग है जिसमें, और 12 शेड्यूल हैं और 395 आर्टिकल है। लेकिन वर्तमान में 411 के आसपास इसमें आर्टिकल अनुच्छेद हैं। और जिसका जिसका आज ये दूसरा पार्ट अनुच्छेद 5 से लेकर 11 जो नागरिकता से संबंधित है, सभी की प्रोविजन, नागरिकता के प्रोविजन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में दिए गए हैं। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे, इसको हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और महत्वपूर्ण प्रोविजन है। हर नागरिक को, हर आदमी को, इस देश में रहने वाले हर नागरिक को, हर व्यक्ति को नागरिकता से संबंधित, नॉट इवन सिटीजनशिप, हमें भारत के संविधान के हर प्रोविजन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं और ये देश हमारा संविधान से चलता है, हमारा संविधान से गवर्न होता है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी चाहिए। और मेरा भी ये मकसद है कि भारत के एक हर आम आदमी को भारतीय संविधान की जानकारी होनी चाहिए। और इसी ऑब्जेक्ट के तहत, इसी ऑब्जेक्ट को लेकर मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं अपनी चैप्टर वाइज या पार्ट वाइज जो है मैं अपनी वीडियो डालकर अपलोड कर रहा हूं, जिससे एक हर आम आदमी जागरूक हो, हर एक आम आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी हो, ताकि जानकारी होने पर ही हर व्यक्ति अपने हक और अधिकार के प्रति अवेयर हो सकता है। बिना जानकारी के कोई भी व्यक्ति अपने हक और राइट्स एंड ड्यूटीज के प्रति अवेयर नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप का पार्ट 2 जो चैप्टर है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। तो सबसे पहले अनुच्छेद जो है आर्टिकल 5 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 5 जो है हमें बताता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट का मतलब जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि शुरुआत हुआ था संविधान के लागू होने पर एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि प्रत्येक एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हमने जो पार्ट 1 के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होती है और टेरिटरी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो भारत में हर पर्सन, कोई भी व्यक्ति, पर्सन का मतलब ही एंड सी, महिला या पुरुष, हर व्यक्ति, हर पर्सन जो भारत की धरती पे, टेरिटरी का मतलब क्षेत्र में, तो बोर्न हुआ हो या जन्मा हुआ। दूसरा प्रोविजन है आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, यानी कि पेरेंट्स का जन्म हुआ हो। कहां? टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। सी जो है इसी का आर्टिकल फर्स्ट का
सी हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग सच कमेंसमेंट, यानी कि कम से कम 5 साल से वो इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। आर्टिकल 5 हमें ये बताता है, आर्टिकल 5 हमें ये बताता है। क्लियर, सिंपल बात है कि कोई भी व्यक्ति ही एंड सी जो भारत में की टेरिटरी के अंदर बॉर्न हुआ हो या फिर उसके पेरेंट्स का जन्म हुआ हो या फिर जो है 5 साल से रेजाइडिंग यानी कि रह रहा हो, वो भारत का नागरिक और हमारे इस देश का नागरिक कहलाएगा। ये आर्टिकल 5 बताता है। अब इसमें आर्टिकल 6 जो प्रोविजन है, आर्टिकल 6 में क्या प्रोविजन है? राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो माइग्रेट हुए हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से जो है इंडिया के अंदर माइग्रेट हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, वो उनके बारे में बताया है। जो पाकिस्तान से इंडिया की टेरिटरी में माइग्रेट हुए हैं वो उनके बारे में बताया है, जिसमें वो डीम टू सिटीजन ऑफ इंडिया इफ, कंडीशन है, इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और any his grandparents was born in India, यानी कि या तो वो समय ही या फिर his और her पेरेंट्स या फिर ग्रांड्स पेरेंट्स was born in टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी में उनका जन्म हुआ हो, और जन्म हुआ हो और उस जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ये लागू हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये आर्टिकल 6 के अंदर ये प्रावधान हुआ ए में, 6 का ए। फिर बी जो बताया इसका, ये बी जो बताया गया है बी के अंदर बताया, इन केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948 हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेटेड हुआ हो 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेटेड हो चुका हो। कहां से? यानी कि मैंने अभी यहां बताया, यानी कि पाकिस्तान, जो टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर पार्टीशन के समय चली गई, वहां से ये सेक्शन, ये आर्टिकल जो 6 है केवल माइग्रेटेड पर्सन के बारे में, माइग्रेटेड पर्सन की नागरिकता के बारे में बताता है। ड्यूरिंग पार्टीशन जो हिस्सा, जो क्षेत्र
जो भारत का जो क्षेत्र है, जो इंडियन टेरिटरी है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लागू होता था, वो क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर चला गया। और जो व्यक्ति खुद, उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, जो उनका जन्म इंडिया की टेरिटरी यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में उनका जन्म हुआ हो और 19 जुलाई 1948 से पहले वो इंडिया में माइग्रेट हो चुके हों। सी जो बताता है, जो सी है, इन केस वेयर सच पर्सन सो माइग्रेटेड ऑन आफ्टर 19th डे ऑफ द जुलाई 1948, यानी कि उनके बारे में जो 19 जुलाई 1948 के बाद में माइग्रेट हुए हैं। कहा? इंडिया में। उस टेरिटरी के अंदर जो टेरिटरी यानी कि जो टेरिटरी भारत में आ गई और जो टेरिटरी पाकिस्तान में चली गई। जो पाकिस्तान में जो टेरिटरी चली गई, पहले तो एक ही थी, जहां पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट लागू होता था, तो वो टेरिटरी जो पाकिस्तान में चली गई, उस टेरिटरी से इंडिया की जो टेरिटरी के अंदर, भारत की जो टेरिटरी के अंदर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए बी में, और सी के अंदर आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 का सी जो कहता है 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर माइग्रेट करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कंसेंट जो ऑफिसर है जिनकी ये ड्यूटी निर्धारित की गई थी, उन एक प्रोसीजर को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कराकर वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 6 के अंदर माइग्रेटेड पर्सन के लिए, माइग्रेटेड लोगों के लिए रखा गया है कि वो नागरिक हो सकते हैं। अनुच्छेद 6 के अंदर 1 ए और बी दो क्लास दिए गए हैं, और ए और बी के अंदर 1 और ये 2 ये दिए गए हैं। बी का 1 और सी का 2। सी का जो 2 है वो 19 जुलाई 1948 के बाद के माइग्रेटेड पर्सन के बारे में बताता है कि बाद में 19 जुलाई 1948 में उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो जो है इधर के भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो आते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक इसी आर्टिकल 6 के अंदर एक प्रोविजो है। प्रोविजो का मतलब अपवाद। प्रोविजो का मतलब होता है अपवाद। आर्टिकल 6 का एक लास्ट के अंदर प्रोविजो दिया हुआ है। प्रोविजो का मतलब अपवाद। इसका मतलब होता है अपवाद, यानी कि वो चीजें ये अपवाद है, यानी ये लागू नहीं होगी। किन पे? That person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of application। जिस दिन वो एप्लीकेशन फाइल करेगा सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए, तो कम से कम उसे 6 महीने, यानी कि ये कह सकते हैं कि 6 महीने पहले वो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा हो, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 6 का सी का जो 2 है, इसका प्रोविजो है। भाई रजिस्ट्रेशन के लिए तब अप्लाई करेगा भी एटलीस्ट 6 मंथ वो जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर रह रहा हो, तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा आर्टिकल 6 के अंदर ये प्रावधान और ये प्रोविजन जो है नागरिकता से संबंधित दिया हुआ है। और अगला जो
अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद जो है या आर्टिकल जो है 7, आर्टिकल 7 दिया हुआ है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब 6 में क्या दिया गया था? माइग्रेटेड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। लेकिन 7 में क्या दिया गया है भाई? सर्टन पर्सन, जो व्यक्ति माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, यानी कि जो माइग्रेट कर गए हैं, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, यानी कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, उसके बारे में अनुच्छेद 7 बताता है कि वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, भारत के नागरिक नहीं होंगे। ये आर्टिकल 7 बताता है। लेकिन साथ साथ में एक प्रोविजो इसमें और दी गई है, प्रोविजो मतलब अपवाद का मतलब इसका उल्टा, भाई नहीं होंगे। अनुच्छेद 7 में है भाई भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन इसमें प्रोविजो दिया, क्या दिया कि अगर वो वापस आ जाए तो, अगर वो माइग्रेट कर गए, पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, यानी कि वहां चले गए और वहां किसी कारण से वो ना रहकर वापस इंडिया आते हैं, वापस भारत आते हैं, तो भी उनको भारत का नागरिक माना जाएगा और भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 1 मार्च 1900 इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया नाउ इंक्लूडेड द पाकिस्तान शेल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रोविजो दे दिया इसमें, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू द पर्सन हु आफ्टर हैविंग द migrated to territory now including the Pakistan has returned to the territory of the India under the permit of resettlement or permission return issued by the under the authority of the law, and every such person shall for the purpose of the clause B article 6 or deemed to have been migrated territory of India after the 19th day of, यानी 1948, वही 19 जुलाई 1948, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले वो चले गए, उससे पहले चले गए और इससे पहले आ भी गए, यानी कि 19 जुलाई 1948 को वो इस डेट से पहले अगर वो भारत वापस आ जाते हैं तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, भले ही वो पाकिस्तान चले गए हों, लेकिन वो किसी रीसेटलमेंट के द्वारा या फिर विशेष अथॉरिटी की परमिशन से, यानी कि फॉर्मेलिटी होगी, तो वो वापस अगर इंडिया आते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 7 हमें बताता है। तो इसके बाद अनुच्छेद, आई थिंक ये सिंपल तरीके से आपको नागरिकता से संबंधित ये प्रोविजन शायद जो है क्लियर हो गए होंगे। अनुच्छेद अब आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद जो है 8 जो क्या कहता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रेजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के बाहर रहने वाले लोग, भारत के बाहर रहने वाले लोग, उनके बारे में बताया कि जो भारत इंडियन ओरिजिन है, क्या है, इंडियन ओरिजिन है, यानी कि भारतीय जो है मूल है, भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल निवासी, यानी कि भारतीय मूल है, यानी भारत के ओरिजिन उनका भारतीय है, लेकिन वो भारत के बाहर रह रहे हैं, तो क्या उनको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा, वो अनुच्छेद 8 में बताया।
notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of the whose parents, या तो या जो है खुद समय सेल्फ या फिर पेरेंट्स either of whose parents or any whose grandparents were born in India, इनका जन्म जो है भारत में हुआ हो, बॉर्न, इनका जन्म भारत के अंदर हुआ हो, एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अप्लीकेबल हो और वहां पर इनके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, लेकिन वो ऑर्डिनरी रेजिडिंग इन कंट्री आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो भारत से बाहर रह रहे हैं, एज सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। इफ ही हैज बीन registered as a citizen of India by diplomat or consular representative of India in country where he is or for the time being residing on the application made by him there of such a diplomatic consular representative, whether before or after the commencement of the consul in the form of the manner prescribed the government of diplomatic India of the government in India। यानी कि सिंपल है भाई, जो लोग भारत से बाहर रहने वाले हैं, भारत के मूल हैं, और जिनके पेरेंट्स या फिर जो है खुद उनके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा या परदादा भारत में जन्मे हो, भारत की टेरिटरी में उनका जन्म हुआ हो, और जहां उस टेरिटरी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अप्लीकेबल हो, तो वो डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे, माने जाएंगे। लेकिन उसमें एक चीज है कि उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी थ्रू डिप्लोमेटिक या फिर और जो भी प्रॉपर अथॉरिटी है उनको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मीनिंग देयर बाय आर्टिकल 8 जो है हमें भारत के बाहर रहने वाले लोगों के बारे में बताता है कि भी वो भारत के सिटीजन माने जाएंगे, नागरिक माने जाएंगे या फिर नहीं माने जाएंगे। तो इस तरह से आर्टिकल 8 जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और आर्टिकल 8 के बाद आर्टिकल 9 जो है ये आता है, आर्टिकल 9 आता है। आर्टिकल 9 जो हमें बताता है पर्सन वॉलंटरी एक्वायर सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। भाई जो व्यक्ति फॉरेन स्टेट की यानी कि विदेशी जो नागरिकता अगर ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। कोई भी है, यहां बेशक जन्म हुआ हो, उसका जन्म हुआ हो, उसके पेरेंट्स का जन्म हुआ हो या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, लेकिन उसने वॉलेंटियरली जो है विदेशी जो है नागरिकता ले ली है, एक्वायर कर ली है, तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा और वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ऐसा जो है आर्टिकल 9 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 9 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 ये बताता है। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है इसको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक ही आर्टिकल बचता है सिटीजनशिप में। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? 10 ये कहता है कंटेन्स ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन every person who is or deemed to be citizen of India under any of the foregoing provision of this part shall subject to the provision of the law may be made by the parliament continue to be such one। यानी कि जो भी नागरिक होंगे और जो प्रीवियस जो आर्टिकल है वो सब्जेक्ट टू provision of any law made by the parliament,
यानी कि जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत होंगे। यानी कि सब्जेक्ट टू का मतलब होता है भाई ये अनुच्छेद तो हैं, अनुच्छेदों ने, ये जो अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, वो उन्हें नागरिकता तो दे रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू एनी लॉ, यानी कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत उनको भी साथ में साइमल्टेनियसली उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, वो भी टर्म एंड कंडीशन होंगी। जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट, जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये कानून बना हुआ है। पार्लियामेंट को विशेष अधिकार है। अगर सिटीजनशिप से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, रूल रेगुलेशन बढ़ाए जाएंगे, उस पर जो है सिर्फ पार्लियामेंट का ही एक्सक्लूसिव राइट है। तो ये जो एक्ट है, ये इस एक्ट के सब्जेक्ट, यानी कि इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए माने जाएंगे वो सिटीजन। ये अनुच्छेद 10 बताता है हमें। अब 10 के बाद अनुच्छेद 11 हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर ये जो है सिटीजनशिप का चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है, पार्ट ये जो है खत्म हो जाता है। ये 11 जो कहता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ, वही बात जो हमने आर्टिकल 10 में जो हमने डिस्कस किया था। पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी, यानी कि संसद के पास पावर है इस सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए। राइट ऑफ सिटीजन को, जो सिटीजनशिप नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने का एकमात्र जो अधिकार जो है संसद को है। Nothing in this article, foregoing provision of the part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect of the acquisition, termination of citizen and all other matter relating to citizen। यानी मीनिंग देयरबाय पार्लियामेंट जो है इसको रेगुलेट करेगी, पार्लियामेंट ही इस पे कानून बनाएगी। इस तरह से जो है हमारे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद जो है हमें सिटीजन के बारे में बताते हैं, नागरिकता के बारे में बताते हैं, और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर सिटीजनशिप पर बहुत सारी बहस होती है, और वो बहस भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी अलग से इस पर वीडियो अपलोड करेंगे, जो पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर CAD कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स जो थी, वो क्या क्या इस पे डिबेट्स हुई, तो वो सारी इसमें हम डिबेट्स करेंगे, इस पे जो है चर्चा करेंगे। कभी अलग से उसके सेपरेट इस पे वीडियो बनाएंगे। इसके साथ साथ अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन थे, इसके साथ साथ इन सिटीजनशिप एक्ट मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये भी डील करता है, ये जो है सेक्शन डील करता है। इसकी मोटी सी बात बता देता हूं कि बाकी सब कुछ आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें जो है सिटीजनशिप नागरिकता बताई गई है कि बाय बर्थ जन्म से, बाय बर्थ नागरिकता, और बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी सिटीजन नागरिकता ली जा सकती है। और इसके अलावा बाय डिसेंट, यानी कि यहां बाय बर्थ ये हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे दादा परदादा का जन्म, वही प्रोविजन
ऐसा ही जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान में पढ़ा था कि हमारे दादा या परदादा या पेरेंट्स का जन्म इंडियन टेरिटरीज के अंदर हुआ हो, वो भी सिटीजन माने जाएंगे, उनको भी नागरिकता दी जा सकती है, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। बाई जो है नेचुरलाइजेशन, बाई नेचुरलाइजेशन इसका बता देता हूं मैं आपको। बाई नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि ए पर्सन कैन एक्वायर द सिटीजन बाई नेचुरलाइजेशन इफ सी और ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल से वो भारत में रह रहा हो या फिर रह रही हो, वो उसको नागरिकता का अधिकार मिल जाता है। ये मुख्यतः जो है ये सिटीजनशिप एक्ट के 1955 के अंदर इस तरह से जो बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय डिसेंट, यानी कि पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिनका जन्म इंडियन टेरिटरी के अंदर हुआ हो, या फिर बाय नेचुरलाइजेशन 12 ईयर्स जो है इसमें ये प्रावधान हुआ है। और इसमें सिटीजनशिप में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बता के इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पहली बार जो है पहली बार 1951 के अंदर एक जनगणना हुई, और जनगणना भी कह सकते हैं और एक रजिस्टर, इसको बोलते हैं रजिस्टर, एनआरसी जो है, ये एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। जो फर्स्ट टाइम को कंडक्ट ऑफ द सेंसन, जो हमारा जो जनगणना हुई, तो उसी समय नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ये तैयार हुआ था पहली बार 1951 के अंदर, जिसके अंदर ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल पर जो भारत में रहने वाले लोगों का एक डाटा तैयार किया गया था। और 1955 में सिटीजनशिप एक्ट को फॉर्मुलेट किया गया था, उसको बनाया गया था, और वही जो है सिटीजनशिप नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को डील करता है, जिसमें जो है अभी लेटेस्ट 2019 में अमेंडमेंट किया गया, 2019 में अमेंडमेंट किया गया, जिस पर पूरे देश में बवाल भी हुआ, काफी पूरे देश के अंदर एजिटेशन और विरोध भी हुआ। एनसीआर जो कि नई अमेंडमेंट हुआ, नई अमेंडमेंट के एनसीआर जो आसाम में लागू हुआ था, आसाम के अंदर लागू हुआ था, और उसमें रिलीजियस सिटीजन का प्रावधान किया गया। जैन, हिंदू, सिख, पारसी जो शरणार्थी रहेंगे उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। इसलिए इस पर चारों तरफ इसका विरोध हुआ एनआरसी का, जो कि आसाम के अंदर। अब इसमें ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत एक ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है। उस ट्रिब्यूनल के अंदर उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, लेकिन वो चीजें आसाम में लागू है, अभी रेस्ट ऑफ इंडिया वो लागू नहीं है। तो अब ये सारा प्रावधान, ये सारे प्रोविजन ये सिटीजनशिप के थे कि भारत के नागरिक के होने, कैसे हम भारत के नागरिक हो सकते हैं, किन किन लोगों को नागरिकता मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, कौन सा जो है एक्ट अप्लीकेबल है, और जिसमें पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट है,
और हमने एनआरसी के बारे में भी थोड़ी सी इधर डिस्कस किया, क्योंकि एनआरसी सबसे पहले 1951 में ये एक रजिस्टर होता है जिसको तैयार किया गया था। तो इस तरह से हमने सिटीजनशिप का चैप्टर और ये हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।